हेलो डियर आईएससी स्टूडेंट्स। तो मैं आज आप लोगों को चैप्टर 7 द एग्जीक्यूटिव का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। इस चैप्टर को हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस में दिया है डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया एंड अमेरिका कंपैरेटिव स्टडी, मतलब हमें एग्जीक्यूटिव क्या होता है इसका मीनिंग जानना है। पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव दो तरह की एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है इंडिया में, उनके बारे में समझना है। और जो इंडियन प्रेसिडेंट है जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके कुछ पावर्स जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इमरजेंसी एंड डिस्क्रिशनरी पावर्स। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स या फंक्शंस, लिंक बिटवीन कैबिनेट, प्रेसिडेंट, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ कैबिनेट, लीडर ऑफ पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ द नेशन। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अमेरिका में क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, उनके पावर्स क्या होते हैं प्रेसिडेंट के, अमेरिकन प्रेसिडेंट के, और कंपैरिजन देखेंगे इंडियन एग्जीक्यूटिव का और अमेरिकन एग्जीक्यूटिव का। तो इतनी चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर 7, द सेकेंड नेवरदलेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव क्या है, सेकंड है। फर्स्ट नंबर पे तो लेजिस्लेटिव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आपको समझाया है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूटिव होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऐसी गवर्नमेंट की ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विच इन्फोर्स द विल ऑफ स्टेट। मतलब जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने बना दिए हैं उनको इन्फोर्स करने का काम करते हैं, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनकी मीनिंग को समझते हैं। एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या है कि एग्जीक्यूटिव दो वेज़ में डिफाइन किया गया है, ब्रॉडर सेंस में, नैरोअर सेंस में। अगर बात करें ब्रॉड सेंस में, इसका मतलब है कि जितने भी फंक्शनरीज, ऑल द फंक्शनरीज, जितने भी काम होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, पॉलिटिकल लीडर्स कौन, मिनिस्टर्स, एंड परमानेंट नॉन पॉलिटिकल सिविल सर्वेंट और मिनिस्टर्स जो भी फंक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं लॉज को एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, कोई कानून बन गया उसको लागू करवाने के लिए देश में, और देश के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, कैसे काम होगा, सब कुछ कैसे देश में गवर्न किया जाएगा, उसको गवर्न करने में जो काम हो, जो लोग वर्क करते हैं उनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और अगर नैरो सेंस में बात करें तो नैरो सेंस में सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को इंक्लूड किया जाता है, तब सिविल सर्वेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता था। ये ट्रेडिशनल थियरी थी, लेकिन अब के टाइम पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्लस परमानेंट एग्जीक्यूटिव दोनों को मिला के एग्जीक्यूटिव बनता है इंडिया का। ये दो टाइप्स होते हैं इंडियन एग्जीक्यूटिव सिस्टम के। तो एग्जीक्यूटिव बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशंस अब कुछ साइंटिस्ट लोग, पॉलिटिकल थिंकर्स ने दिए हैं। जैसे JW गार्नर का कहना है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है वो सारे फंक्शंस देखता है, एजेंसी है जो कि एग्जीक्यूशन का काम करती है, जो भी लॉज फॉर्मुलेट कर दिए गए वही सब अभी हमने पढ़ा। फिर जिटल कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज दैट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विच कैरी आउट और एग्जीक्यूट द विल ऑफ पीपल एज फॉर्मुलेटेड इन लॉ। सेम डेफिनेशन ऑलमोस्ट सब ने दी है अलग अलग पेज से, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। टू पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव के दो ऑर्गन्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव समझेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में दो लोग आते हैं, मतलब कुछ जो आते हैं उनका क्या कंसिस्टेड द हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट किसे हम बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज हेड ऑफ स्टेट, ठीक। प्रेसिडेंट को हम हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं। और अदर पॉलिटिकल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे रेलवे का डिपार्टमेंट का कोई मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स को देखने के लिए फॉरेन मिनिस्टर, तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं सारे वो। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये सारे जो एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स होते हैं वो इलेक्टेड, चुने गए होते हैं बाय द पीपल, और हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज होते हैं। जनरल इलेक्शन, जब इलेक्शन होता है जनरली 5 साल पे, तो इनका हमेशा ही चेंज होते हैं, इसीलिए इनका टेन्योर क्या होता है, फिक्स होता है। ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि अगर किसी मिनिस्ट्री के फंक्शन से कोई जनता खुश नहीं है, लोग खुश नहीं हैं, तो लोग उसको चेंज कर देंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। यही डेमोक्रेसी में होता है जो कि, तो इसीलिए इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता, उनको री इलेक्शन फिर से लड़ना पड़ेगा वापस आने के लिए पावर में। और तब तक ही पावर में रहते हैं जब तक उनकी मेजॉरिटी पार्टी
उनकी पार्टी जो है, जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, वो पार्टी मेजॉरिटी में हो पार्लियामेंट में। ठीक, ये हो गया एग्जीक्यूटिव। दिस मिनिस्टर आर मैच्योर, ये सब हम इनके फीचर्स जब पढ़ेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे तो और समझाऊंगी मैं आपको। नॉन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नॉन पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। इनको परमानेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका टेन्योर जो है, जो हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का देखा 4 से 5 साल के लिए, इलेक्शन के बाद वो चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन इनका टेन्योर परमानेंट एग्जीक्यूटिव का परमानेंट होता है, फिक्स टर्म के लिए ये इलेक्ट किए जाते हैं। इनका काम होता है कि लॉज को या गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको कैरी आउट कराना, एग्जीक्यूट कराना देश में। फॉर एग्ज़ाम्पल, सरकार ने कोई भी लॉ पास कर दिया कि देश में कोई भी इंसान एक बाइक पे सिर्फ 2% घूम सकते हैं, जा सकते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट कराने का काम कौन करता है? पुलिस करती है। वो जगह जगह पे खड़ी रहती हैं, चेक करती हैं कि हाँ लोग जो है सरकार का ये वाला नियम फॉलो कर रहे हैं या नहीं करते लोग तो पेनल्टी चार्ज की जाती है। तो सिविल सर्वेंट जितने भी होते हैं ये सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ये एक्सपर्ट होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि सिविल सर्वेंट बनने के लिए आप सबको पता होगा यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं, ये सब काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करें, जो नेता मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनमें कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, उनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती और वो ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं होते जितने कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं। मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, अब डिफरेंसेस क्या हैं दोनों के बीच में, ये हमारे सिलेबस में है। मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, मिनिस्टर्स को कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? सिविल सर्वेंट, जो परमानेंट टाइम के लिए हो। अमेरिका में याद रखना है, अभी अमेरिका का कंपैरेटिव स्टडी भी करना है, तो अमेरिका में मिनिस्टर को सेक्रेटरी बोला जाता है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ होता है फॉरेन मिनिस्टर, तो वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर एंड नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ सिविल सर्वेंट। जो मिनिस्टर्स हैं उनका पॉलिटिकल कैरेक्टर मतलब क्या, कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल नेता होते हैं और काफ़ी स्ट्रगल फॉर पावर, पॉलिटिकल पावर में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो सिर्फ लॉ एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। ठीक, तो इसीलिए वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं। सिविल सर्वेंट को कोई चिंता नहीं होती कि कौन सी पार्टी पावर में है, कौन सी पार्टी पावर में नहीं है, उनके अकॉर्डिंग काम करना है या नहीं। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज़ द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिसीज़, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, पॉलिसी बनाई गई है देश के अच्छाई के लिए, लोगों के लिए, उनको वो बनाने का काम कौन करते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट नहीं, सिविल सर्वेंट नहीं करते, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एमपी एमएलए जो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं वो पॉलिसीज़ बनाते हैं देश के लिए। ठीक, सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं? सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, और हेल्प कर सकते हैं सिविल सर्वेंट, जो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहे जाते हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हेल्प द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राइट। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू पीपल। अब देखिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, अगर उन्होंने कोई गलत एक्शन ले लिया, कोई गलत उनका पॉलिसी या डिसीजन है, तो उनको जवाब देना पड़ता है लोगों को कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या गलती हुई, क्या वो इम्प्रूव करेंगे या नहीं। लेकिन अगर वो जवाबदेही होते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल होते हैं, ठीक, क्योंकि चुने गए होते हैं वो। अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, सब कुछ अच्छे से नहीं किया, तो लोग अगले इलेक्शन में फ्रेश मैंडेट के टाइम पे, अगले चुनाव में उनको हरा देंगे, वो दोबारा से मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए कहा गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं अपने हर काम के लिए, टू द पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब सिविल सर्वेंट, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो डायरेक्टली पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल, लोगों को जवाब नहीं देना पड़ता उनको। ठीक, सिविल सर्वेंट्स को किसको जवाब देना पड़ता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, जो उनसे ऊपर मिनिस्टर्स होते हैं उनको बस। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ अमेच्योर्स। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ अमेच्योर मतलब कि जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हों, ट्रेंड हो, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत से मिनिस्टर्स पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी एजुकेटेड होते हैं,
लेकिन बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स ऐसे भी देखे जाते हैं जो कि बहुत कम पढ़े लिखे रहते हैं, फिर भी वो मिनिस्ट्री में चले जाते हैं, कोई ना कोई उनको काम मिल जाता है। उनके पास कोई मिनिस्टर डज नॉट हैव एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल एंड ट्रेनिंग। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ लॉयर कैन बी ए डिफेंस मिनिस्टर। एक लॉयर जिसको डिफेंस के बारे में कुछ नहीं पता, वो भी डिफेंस मिनिस्टर बन सकता है। तो इसीलिए जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको पर्टिकुलर फील्ड जिसके लिए उनको काम करना है उसका नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन सिविल सर्वेंट क्या होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। उनको जो काम दिया जाता है उसके फील्ड में, जो काम के लिए वो चुने गए होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड में। वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देके, सॉरी सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देके, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू वो इलेक्ट होते हैं। फिर उनकी काफ़ी ट्रेनिंग होती है, रिक्रूट किया जाता है, काफ़ी रिगरस होता है उनका सब कुछ सिलेक्शन। शॉर्ट टेन्योर, अब अगला डिफरेंस क्या है कि शॉर्ट टेन्योर एंड फिक्स टेन्योर। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का शॉर्ट टेन्योर क्यों होगा, क्योंकि उनको नेक्स्ट इलेक्शन में चेंज किया जा सकता है, 4 से 5 साल का टेन्योर है। लेकिन लॉन्ग टेन्योर किसका होगा, फिक्स है। सिविल सर्विसेज का टेन्योर तो फिक्स होता है काफ़ी लंबे टाइम तक। अगर आप कम एज में सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो 60 to 65 ईयर्स की एज पे आपको रिटायर करना होगा। तो काफ़ी लॉन्ग टेन्योर है और काफ़ी फिक्स और स्टेबल है। ठीक, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला तो पॉलिसी बनाना, देश के लिए लॉन्ग टर्म प्लान, डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंटल प्लान बनाना कंट्री के लिए, ये काम हो गया एग्जीक्यूटिव का। वैसे फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव 2026 के सिलेबस में हमारे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिव को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर देती हूँ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, ये सबसे मेन है कि लॉज को इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसीज़ को इन्फोर्स कराना। ठीक, ये सब काम हो गया। अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन, अब अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट भी क्या है, एग्जीक्यूटिव होता है। प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, इज़ द एग्जीक्यूटिव मेंबर। ठीक, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बड़े बड़े पोस्ट वाले ऑफिसर्स को, जैसे चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के एम्बेसडर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, एम्बेसडर्स को। तो ये सब अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन हो गया एग्जीक्यूटिव का। मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज के मेंबर्स को भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बहुत सारी अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर हो गई। डिफेंस, वॉर एंड पीस फंक्शन, देश में कब कोई हमारा जो ओन डोमेस्टिक कंट्री है वो किसी फॉरेन कंट्री से कब वॉर करेगा, कब पीस नेगोशिएशन करेगा, ये सारा भी डिसाइड करते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसलिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव किसकी बात हो रही है, प्रेसिडेंट, जो कि देश के मेन एग्जीक्यूटिव होते हैं। वो तो सुप्रीम कमांडर भी होते हैं आर्म फोर्सेस के। प्रेसिडेंट क्या होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द स्टेट। तो वो डिफेंस को कंट्रोल करके रखते हैं। डिफेंस वाला फंक्शन हो गया, देख लिया। फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एंड कंडक्ट, फॉरेन रिलेशन, हमारे देश का दूसरे देश के साथ कैसा रिलेशन होगा, वो सब कुछ भी डिसाइड करते हैं एग्जीक्यूटिव्स। फंक्शन रिलेटिंग टू लॉ मेकिंग फंक्शन, क्योंकि द बिल पास बाय लेजिस्लेचर बिकम लॉ ओनली आफ्टर दीज आर साइन बाय द हेड ऑफ स्टेट। जब हेड ऑफ स्टेट मतलब हमारे प्रेसिडेंट, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो जब साइन करते हैं किसी भी बिल को जो लेजिस्लेचर ने पास किया है, तभी जाके वो बिल एक्ट बन पाता है। ठीक है, वो बिल काम लागू हो पाता है। तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए क्या हमने देखा है कि उनका लॉ मेकिंग में भी रोल है। अब फिर लॉ मेकिंग अंडर द सिस्टम ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी है। ये एग्ज़ाम में आने का चांस होता है कि लॉ मेकिंग अंडर डेलीगेटेड सिस्टम, मतलब कि डेलीगेटेड दे देना किसी चीज़ को, कोई किसी इंसान को कोई चीज़ सौंप देना। तो लेजिस्लेचर क्या होती है, जब उसके पास ज़्यादा बर्डन आ जाता है लॉ मेकिंग का, तो बहुत सी चीज़ें वो एग्जीक्यूटिव को दे देती है काम, लॉ मेकिंग रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जिसके वजह से जो काम है वो बैलेंस हो सके और टाइम मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, लॉ बनने में देरी ना हो। तो एग्जीक्यूटिव आजकल बहुत सारे लॉ मेकिंग फंक्शन में इंटरफेयर करने लगे हैं, जबकि लॉ मेकिंग फंक्शन तो लेजिस्लेचर का होता है। तो इस नए सिस्टम को, जो कि अभी का डेवलपमेंट अभी डेवलप हुआ है थोड़ा मॉडर्न टाइम्स में, इसी को कहते हैं डेलीगेटेड सिस्टम, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फाइनेंशियल फंक्शन,
देश का फाइनेंस कैसा रहेगा, क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनेंगी देश के लिए, ये सब भी डिसाइड करते हैं। जुडिशियल फंक्शन, जजेस का अपॉइंटमेंट करना। चीफ एग्जीक्यूटिव हैज़ द पावर टू अपॉइंट जजेस, मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, तो ये जुडिशियल फंक्शन में आ गया। ग्रांट ऑफ टाइटल एंड ऑनर, जो प्रेसिडेंट देखते हैं हर साल लोगों को सम्मान देते हैं, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सबसे जो अच्छे काम किए रहते हैं लोग उनको अवार्ड देते हैं, ऑनर करते हैं। तो ये सब एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस हो गए। अब इंडिया में कैसा एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दी हूँ, तो आप उसमें समझ सकते हैं। पार्लियामेंट्री बेसिकली जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या किंग और प्रेसिडेंट दो लोग वर्क करें, ठीक है, पावर्स दो लोग के बीच में बटी हुई हो, नॉमिनल और रियल दो हेड हो, ऐसे सिस्टम को पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कौन है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो इंडिया में सबसे पहले प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है। प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कहे जाते हैं, या प्रेसिडेंट को हम चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। नॉमिनल क्यों, कि बस नाम के होते हैं, मतलब कि उनका ज़्यादा रोल नहीं होता इंडिया की गवर्नेंस में। वेल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर जिसको कंट्रोल करके रखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, वो रियल एग्जीक्यूटिव कहे जाते हैं। अब नॉमिनल रियल मतलब कि जो प्रेसिडेंट है वो बस सिग्नेचर का काम करेंगे, अपने विशेस के अकॉर्डिंग सब कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, उनको एडवाइस लेना पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस देंगे वो प्राइम प्रेसिडेंट को फॉलो ही करना पड़ेगा, ज़रूरी है। तो रियल हेड हो गए वो लोग। प्रेसिडेंट एक्ट अंडर द एडवाइस, वही चीज़ है कि आर्टिकल 53 के थ्रू, ये आर्टिकल्स अगर आप याद करेंगे तो आप अपने आंसर में मेंशन करके थोड़ा लोगों से डिफरेंट आंसर अपने दिखा सकते हैं। आर्टिकल 53 में ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, इसके थ्रू प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इन पावर्स को खुद एक्सरसाइज नहीं करता। All this President exercise all this power in accordance with the advice of Prime Minister and Council of Minister। प्रेसिडेंट अपनी सारी पावर को एक्सरसाइज कैसे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस लेता है, उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, जो कि आर्टिकल 74 में लिखा है, ठीक। तो इसीलिए नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस होता है। अब क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोनों का काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप कैसे होता है। प्रेसिडेंट जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी काम करेंगे उनको जवाब देना होगा पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट को बताना होगा कि अगर कोई उन्होंने एक्शन या कुछ भी चीज़ें ली, अगर वो अच्छे से एक्शन नहीं करे, अच्छे से वर्क नहीं करे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उनके ऊपर काफ़ी मोशंस के थ्रू उनको हटाया जा सकता है उनके जॉब से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में उनको जवाब देना पड़ता है अपने सारे एक्शंस के लिए। ये आर्टिकल 75 के थर्ड में पार्ट में लिखा गया है। ये सारी चीज़ें हो गई। कंटिन्यूस कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ओवर काउंसिल ऑफ, अब पार्लियामेंट जो है उसका भी काफ़ी कंट्रोल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि एमपीज़ जो हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर से, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर से, कि उन्होंने कोई भी चीज़ें क्यों की, कैसे की, ठीक। उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। द पावर टू पास, कोई मोशन लाने का, एडजर्नमेंट मोशन लाने का पावर है। इन नो कॉन्फिडेंस मोशन पावर ला के, इन सब पावर्स के थ्रू, मोशंस के थ्रू वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक। जो एमपीज़ एमएलएज होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का या फिर वो जो कैबिनेट होता है मिनिस्टर्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर में 15 से 20 मेंबर होंगे, ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, और इनका काम होता है पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक बड़ा पार्ट होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ये होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं वो होंगे प्रेसिडेंट। जैसे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो इसमें उसके बाद आएगा उसका एक पार्ट कैबिनेट,
जो कि जिसमें 15 to 20 हाईली क्वालिफाइड इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे, जैसे फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर के ग्रुप में आएंगे। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज को होल्ड करते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर किसकी हेल्प करते हैं? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट की हेल्प करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब ये डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर की विल के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के विशेस के ऊपर, कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर को रखना अपने कैबिनेट में या नहीं। डेप्यूटी मिनिस्टर एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, उनकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सब बस ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं, फ्यूचर मिनिस्टर बेसिकली, जो कि सीखते हैं बाकी कैबिनेट मिनिस्टर के काम को देख के, उनसे लर्न करते हैं, सीखते हैं कैसे काम करना है, और फिर बाद में जाके वो इलेक्शंस वगैरह में लड़ के खुद भी मिनिस्टर बनते हैं। असिस्ट करने के लिए होते हैं ये बेसिकली। अब डिफरेंस क्या है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? डिफरेंस नहीं है, दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। कैबिनेट जो है, कैबिनेट वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बड़ी बॉडी जो है, उसी का एक हिस्सा है, एक ऑर्गन है, उसी का पार्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाइडर है, वाइडर बॉडी। कैबिनेट इज स्मॉल एंड द पावरफुल पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सब कुछ आ जाएगा। डेप्यूटी मिनिस्टर हो गए हमारे, और डेप्यूटी मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर, 3 लोग आएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। लेकिन कैबिनेट क्या होता है? इन्हीं का एक पार्ट होता है जिसमें 15 से 20 इम्पॉर्टेंट मेंबर्स होंगे। ठीक, कैबिनेट मिनिस्टर ही कैबिनेट मीटिंग्स में पार्ट लेते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट सब पार्ट नहीं लेता जब तक प्राइम मिनिस्टर ना उन्हें बुलाए। तो कैबिनेट मिनिस्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉलिसी मेकिंग इनका काम होता है, पॉलिसी बनाना कोई भी चीज़ को। और आर्टिकल 34 में लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। कैबिनेट के बारे में कुछ भी आर्टिकल 74 में नहीं लिखा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में लिखा है। तो इसीलिए कैबिनेट को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि कैबिनेट को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, की बॉडी होनी चाहिए, लेकिन कैबिनेट उसमें होना चाहिए नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिकली नाम नहीं मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कहते हैं। गॉट इट। फिर नेक्स्ट है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स हैं? तो पहले तो एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई, बहुत सी पावर्स, जैसे कि हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स का हेड होता है प्राइम प्रेसिडेंट, देश के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम। प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है उसमें से एक पर्सन को वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं, प्रेसिडेंट, और फिर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे बाकी सारे मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो नॉमिनल फंक्शन ये देखने को मिल रहा है। और सारे मिनिस्टर्स, द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी मिनिस्टर तब तक पावर में रहेगा जब तक प्रेसिडेंट चाहे, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट भी कर सकता है और किसी मिनिस्टर को हटा भी सकता है उनके पोर्टफोलियो से। ठीक है, जो लीडर ऑफ मेजॉरिटी होगा पार्लियामेंट में, जिस लीडर को जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना देगा, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर्स बनते हैं। अगर कोई भी पार्टी मान लो मेजॉरिटी में नहीं आई है, ये स्पेशल पावर होगी उसकी, कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है तो वो प्रेसिडेंट जो है उनके पास पावर है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को बोल सकते हैं कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। लेकिन अगर मेजॉरिटी प्रूफ नहीं हो रही पार्लियामेंट में, कोई भी मेजॉरिटी में नहीं आ पा रहा है कुछ टाइम के अंदर, तो इलेक्शन हो जाता है, और तब तक के लिए प्रेसिडेंट ईदर अपॉइंट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर और आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजॉरिटी, और डिसाइड टू या लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं। फिर से इलेक्शन हो करता है, फ्रेश इलेक्शन, जिसमें उस इलेक्शन में जो मेजॉरिटी पार्टी आएगी उसका लीडर जो होगा वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। तो ये पावर हो गई। अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर, मेजर अपॉइंटमेंट जितने भी हैं वो प्रेसिडेंट करता है। देश के जितने बड़े बड़े अपॉइंटमेंट हैं,
CJI का अपॉइंटमेंट हो गया, चीफ जस्टिस, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन और मेंबर ऑफ UPSC, सारी बड़े बड़े पोस्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। रोल इन फॉरेन रिलेशन, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कैसा रिलेशन होगा। एम्बेसडर्स को अपॉइंट करना कि कौन सा इंडियन एम्बेसडर अमेरिका में जाएगा या किसी और फॉरेन कंट्री में जाएगा, तो ये सब अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है। तो इनका फॉरेन रिलेशन में भी रोल हो गया। सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का, ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 53। ये आप याद रख सकते हैं आंसर में कोट करने के लिए कि सुप्रीम कमांडर्स जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी, इंडियन नेवी और डिफेंस फोर्स, जो तीनों ऑर्गन्स हैं उनमें एयरफोर्स, याद नहीं आ रहा था, तो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों का सुप्रीम कमांडर, सबसे बड़ा हेड प्रेसिडेंट होता है। पावर रिगार्डिंग, अब यूनियन टेरिटरीज़ को भी चलाने का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। यूनियन टेरिटरीज़ में क्या होता है कि प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को या गवर्नर को अपॉइंट कर देते हैं। हमारे स्टेट में जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं, वैसे यूनियन टेरिटरीज़ में चीफ मिनिस्टर नहीं होती। चीफ मिनिस्टर की जगह एक गवर्नर अपॉइंट कर देता है प्रेसिडेंट, और वो गवर्नर पूरे यूटी के फंक्शन को देखता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसके ऊपर हेड, उसको सुपरवाइज़ करता है। तो सारा कंट्रोल यूनियन टेरिटरी का मेन रोल जो होता है प्रेसिडेंट के पास होता है, सारा कंट्रोल हम कह सकते हैं। टाइटल एंड ऑनर, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, जो लोग अच्छा काम करते हैं किसी फील्ड में, कोई आर्ट के फील्ड में किसी ने कुछ अच्छा किया, साइंस के फील्ड में, किसी भी फील्ड में, सोशल सर्विस, समाज सेवा की किसी ने अच्छे से, तो उन सब फील्ड में लोगों को ऑनर्स देना, सम्मानित करना, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े और वो और आगे काम करे, इंस्पिरेशन मिले उन्हें अच्छा काम करने का। तो इसलिए प्रेसिडेंट टाइटल एंड ऑनर्स देता है, सम्मानित करता है। लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं प्रेसिडेंट की कुछ। लेजिस्लेटिव पावर्स में बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना, दोनों हाउसेस के, और उनको प्रोरॉग करना, मतलब सेशन को ख़त्म करना। प्रेसिडेंट कैन डिज़ोल्व, लोकसभा को डिज़ोल्व कर सकता है। 5 साल का फिक्स टेन्योर होता है लोकसभा का, हमने लेजिस्लेचर में पढ़ा था। तो उस टेन्योर के पूरा होने से पहले भी लोकसभा को डिज़ोल्व किया जा सकता है, अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे तो। ये पावर हो गई। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाता है दोनों हाउसेस की। मैंने आपको लेजिस्लेचर में बताया था कि जब कोई बिल पास नहीं होता तो डिस्प्यूट अराइज होता है, डेडलॉक क्रिएट होता है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बुलाता है, राज्यसभा लोकसभा, जिससे कि उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। सेशन को एड्रेस करना, फर्स्ट सेशन को, एक ये फंक्शन हो गया। अब नॉमिनेट करता है राज्यसभा में 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जो कि पहले होता था, अभी नहीं होता है, लेकिन लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर, 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट करने का काम ये होता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, लोकसभा में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा, और उसके बाद प्रेसिडेंट का उस पर अप्रूवल ज़रूरी होता है। ठीक, प्रेसिडेंट अप्रूव और डिसअप्रूव, प्रेसिडेंट किसी भी बिल को अप्रूव कर सकता है, डिसअप्रूव कर सकता है किसी स्टेट बिल को, और गवर्नर ऑफर्स सच रिजर्व फॉर हिज कंसेंट। बिल पास बाय द पार्लियामेंट अ लॉ ओनली आफ्टर इट गेट्स सिग्नेचर, अब कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास होगा तो वो उस पर जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हो जाता तब तक वो बिल पास नहीं होता है। प्रेसिडेंट का सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर करने से, साइन करने से रोक सकता है, खुद के असेंट को, स्वीकृति को विथहोल्ड कर सकता है, रोक के रख सकता है, या उस बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है कि वापस से उसको इम्प्रूव किया जाए अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो। ऐसी पावर को सस्पेंसरी वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। इंटरवल बिटवीन द 2 सेशन, अब मान लो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस काम सेशन में नहीं है, इंटरवल जिनका टाइम है और कोई लॉ पास करने की ज़रूरत आ गई, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है, जो कि बिल की तरह ही काफ़ी इफ़ेक्टफुल होते हैं। और ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी बिल या टेम्पररी लॉ होते हैं जो कि प्रेसिडेंट पास कर देता है जब सेशन में कोई भी हाउसेस नहीं होती हैं। ठीक,
तो ये डिस्क्रिशनरी पावर हो गई। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन प्रेसिडेंट की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हमें देखनी है। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स ये सारी हैं। अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना। जब कोई भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट अपने से किसी भी पर्सन को, जिसको वो लगे कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकता है, उसको अपॉइंट कर देगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर देना। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पास मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, तो उनको वो हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया है तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया तो। एक ये पावर हो गई। सस्पेंसिव वीटो, रिटर्न अ नॉन मनी बिल टू पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन। मतलब नॉन मनी बिल, जो भी बिल मनी बिल नहीं है, बेसिकली जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, नॉर्मल बिल्स जो होते हैं लेजिस्लेचर ने पास किया, उनको प्रेसिडेंट भेज सकता है वापस से रिकन्सिडरेशन। अगर प्रेसिडेंट को कोई चीज़ें बिल की पसंद नहीं आई तो वो वापस से लोकसभा या राज्यसभा में वो बिल भेज देगा, जिससे कि उस पर वापस से मिनिस्टर्स समझ के गलतियों को इम्प्रूव करके फिर उसको पास किया जा सके। तो इस पावर को सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। सस्पेंड कर देना कुछ टाइम के लिए किसी बिल को पास होने से। पॉकेट वीटो, कीप अ बिल पेंडिंग डेफिनेटली विदाउट अप्रूवल और रिजेक्शन। अब ये थोड़ा अमेरिका में देखने को मिलता है ये पावर। बेसिकली इंडिया में ज़्यादा सस्पेंसिव वीटो पावर ही यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट। पॉकेट वीटो पावर के थ्रू क्या होता है कि किसी बिल को काफ़ी लंबे टाइम के लिए टाल देना, अप्रूवल ही ना देना और ना ही रिजेक्शन देना। ना अप्रूव कर रहे हो ना रिजेक्ट कर रहे हो, तो वो बिल पड़ा ही हुआ है, पास ही नहीं हो पा रहा है। ठीक। और कोई भी बिल तभी पास होगा जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिले, या रिजेक्शन होगा तो फिर से बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा ना करे तो उस पावर को पॉकेट वीटो पावर कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस आता है कई बार। इंफॉर्मेशन सीकिंग, अब प्राइम मिनिस्टर से कोई भी बात जानने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर को बुला सकता है। को किसी मैटर पे डिस्कशन करने के लिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर सकते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गई, देश में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अब इमरजेंसी पावर्स होती हैं कि 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती है प्रेसिडेंट के थ्रू। नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के जो सिलेबस के हमारे पार्ट्स रह गए हैं, टॉपिक्स, उनको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें हमें पढ़ना रहेगा प्राइम मिनिस्टर की फंक्शन एंड पावर, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट के क्या फंक्शंस हैं, और इंडियन एग्जीक्यूटिव अमेरिकन एग्जीक्यूटिव का कंपैरिजन। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।